देखो भाई, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है ना। DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये, वो भी पेपर फर्स्ट में आएगा ये टॉपिक। ठीक है ना। इसमें सिर्फ बीमारियाँ हैं इस वाले पेपर में ज़्यादातर। तो हमने हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन तो पढ़ ली, और एक और कुछ पढ़ ली थी, कोई सी मेरी याद नहीं रही, मरीज की हिस्ट्री टेकिंग वगैरह, जनरल एग्जामिनेशन वो पढ़ ली। अब ये टॉपिक नंबर 4 में लिखने की याद नहीं रही अब। ठीक। अब डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में सब कुछ पढ़ना हूँ, वो कल मैं बताऊँगा क्या क्या पढ़ना, आज ऐसे पढ़ रहा हूँ। ठीक। सबसे पहला जाओ डेफिनेशन में। डायबिटीज़ मेलाइटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसीज। ये क्या है? क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसीज है। क्रोनिक बोले तो लंबे समय तक चलने वाली एक बीमारी है सब। आगे लिख रहा कैरेक्टराइज्ड बाई, कैसे कैरेक्टराइज, क्या इसकी विशेषता है, क्या खास बात है इसमें। तो इसमें लिख रहा बाई हाई ब्लड शुगर। इसमें क्या है? ब्लड के अंदर जो शुगर है वो क्या हाई हो जाएगी तुम्हारी, ग्लूकोज लेवल। आगे लिख रहा रिजल्टिंग फ्रॉम द बॉडी की क्या इनेबिलिटी। ये क्या का रिजल्ट है? बॉडी की इनेबिलिटी, अयोग्यता कह सकते हैं, या उसको पूरी तरीके से काम ना कर पाना। क्या नहीं काम कर पाना? टू प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। बॉडी अगर हमारी क्या है, एनफ इंसुलिन नहीं बना पा रही है, ये क्या है? इनेबिलिटी आ गई हमारी इसमें बॉडी में। बॉडी का मतलब यहाँ स्पेशली बोलूँ तो पैनक्रियास की बात चल रही। और या इफ़ेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट मार्क्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी इंसुलिन तो बना रही है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन क्या है उसका यूज जो है सही से नहीं हो पा रहा, इफ़ेक्टिवली नहीं हो पा रहा। ठीक है ना। जो हमारे ब्लड में शुगर है वो उसको जो है मेंटेन नहीं कर पा रहा इंसुलिन। ठीक है ना। ये कहनी चाह रही बात वाले। अब दूसरी तरीके से इंट्रोडक्शन देखो तो डायबिटीज़ मेलाइटिस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डिसीज डिसऑर्डर बोल सकते हो। ऑर्डर का मतलब कोई चीज़ ऑर्डर में है और डिश लग गई, उसका मतलब वो ऑर्डर में नहीं रही। ठीक है ना, हमारे ऑर्डर से बाहर चली गई, ऐसे मान लो। कैरेक्टराइज बाई परसिस्टेंटली, लगातार हाई लेवल का मतलब उच्च स्तर ऑफ किसका? ग्लूकोज का। तो आगे लिखा रखो शुगर का इन द ब्लड। मतलब ये क्या है? क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि क्या है, लगातार ब्लड में शुगर की जो लेवल है उसको हाई रखता है, ऐसा है इसका मतलब। तो ग्लूकोज शुगर का इन द ब्लड। और तीसरी तरीके से और देख लो, डायबिटीज मेलाइटिस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये क्या है? क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज बाई हाई ब्लड शुगर। ये भी क्या है, कैसे ऊपर जाएगी? कैरेक्टराइज हाई ब्लड शुगर के इसमें रहती है। आगे लिख रहा है, इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम। ग्लाइसेमिया का मतलब समझो शुगर। ठीक है, या ग्लूकोज ऐसे मान लो। ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन। इनसफिशिएंट का मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं होना, किसका? इंसुलिन का। प्रोडक्शन मतलब इंसुलिन का नहीं हो रहा पर्याप्त मात्रा में, इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। और इंसुलिन रेसिस्टेंट, और ये अगर इंसुलिन तुम्हारा रिलीज तो हो रहा है पेनक्रियास से, सेक्रेट तो कर रहा है पेनक्रियास हमारी, मतलब ब्लड में खूब इंसुलिन है, पर वो क्या है, वो खर्च नहीं हो रहा, मतलब वो ये कहनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं टाइप 2। थोड़ा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इंसुलिन को, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस मतलब टाइप फर्स्ट। ये भी पूछ सकते हो कभी कभी टाइप फर्स्ट और सेकंड में अंतर है। ठीक है। अब आ जाओ कोज, किस किस वजह से ये हो सकती है। तो जेनेटिक हो सकते हैं। जेनेटिक मतलब पहले तुम्हारे दादा या दादी या पापा मम्मी चाचा ताऊ या नाना मामा, इनमें किसी में रही हो तो समझ लो तुम में हो सकती है। खासकर जब तुम्हारे दादी दादा या मम्मी पापा में रही हो तो ज़्यादा चांस। एनवायरमेंटल का मतलब किस वातावरण में रह रहे हो, कैसा एरिया है तुम्हारे इधर, मतलब उसका भी फ़र्क तुम पे पड़ सकता है।
लाइफ स्टाइल फैक्टर, मतलब तुम्हारी जो जीवन शैली है वो कैसी है, मतलब पूरे दिन बैठे ही रहते हो जैसे दुकान उकान में और खाते पीते रहते हो, काम कुछ कर नहीं रहे तो ज़्यादा चांस है, ठीक है ना। अब तुम जैसे मान लो खूब खा भी रहे हो, काम खूब कर रहे हो, तो तुम्हें क्या है, डायबिटीज होने के चांस कम है। अब कोच में और देख लो दूसरी तरीके से, ये 3 कोच तो मैंने ऐसे लिख दिया। अगर अलग अलग तरीके से देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़, ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारा शरीर की जो वो है एंटीबॉडी हमारे शरीर पे हमलावर हो जाएंगे, ठीक है ना, खासकर कुछ पैनक्रियाज में गड़बड़ करेंगे। देखो इसमें लिख रहा है इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसका जो फंक्शन है वो गड़बड़ा जाएगा, जिससे क्या है डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है। एक मेरे फैमिली मेम्बर में है, 14 साल की उम्र में उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस हुई थी। आज समझ लो मरने की कगार भी, उसके बचने के चांस कम ही है, बस उसकी ज़िंदगी चल रही है, ठीक, बिल्कुल ऐसा मानो लकड़ी की तरह शरीर इस टाइम उसको। आगे लिख रहा है जेनेटिक में है, मतलब वही तुम्हारे मम्मी पापा दादा से आई हो। इसमें लिख रहा है देखो, ए फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज रिस्क, अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को रही हो तो उससे क्या है डायबिटीज होने के क्या है रिस्क जो है बढ़ जाएंगे। आगे एनवायरमेंटल फैक्टर से भी क्या बढ़ सकते हैं। अब टाइप 2 में देखें डायबिटीज़ में, इसमें लिखा है इंसुलिन रेसिस्टेंट, मतलब इंसुलिन तुम्हारी जो वो है खून की नली है, ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएँ, उनमें होगा तो सही, लेकिन वो ग्लूकोज को इसमें ग्लाइकोजन में चेंज नहीं कर पा रहे हो, ये समझ। नंबर 1 इसमें ओबेसिटी या ओवरवेट, वजन ज़्यादा हो तो होती है ये कौन सी, इंसुलिन रेसिस्टेंस वाली टाइप 2 वाली। फिजिकल इनएक्टिविटी, तुम्हारा घूमना फिरना बिल्कुल नहीं तो हो सकती है। तुम्हारी डाइट में मतलब उस पर भी निर्भर करता है, सब फैटी फूड ज़्यादा ले रहे हो या शुगर वाली चीज़ ज़्यादा ले रहे हो तो हो सकती है। जेनेटिक एंड एथेनिसिटी, इस जेनेटिक की वजह से भी ये हो सकती है। एथेनिसिटी का मतलब नहीं पता मेरा क्या, एज पे भी डिपेंड करती है टाइप 2 वाली। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, अरे यार किताब गिर गई हमारी, एक सेकंड रुकिए भाई। आगे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का मतलब हो सकता है तुम्हारे अंदर पहले से ही थोड़ी बहुत शुगर के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे होंगे, उसका कह रहा हूँ, ठीक। अब आगे चलते हैं क्या है, आगे सी नंबर पे है जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब जो कोई लेडीज गर्भवती होती है उस टाइम पर जो हो जाती है डायबिटीज़, उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें हार्मोनल चेंज, अगर तुम्हारे हार्मोनल में चेंज हो गई है, मतलब हार्मोन कम या ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं तो हो सकती है। जैसे मान लो पैनक्रियाज इंसुलिन कम सीक्रेट कर रहा है प्रेगनेंसी में तो हो सकती है तुम्हें डायबिटीज़ होता है। या रिस्क फैक्टर, और जो रिस्क फैक्टर जो है शायद बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। अब आगे आ जाओ, इसकी पैथोलॉजी देख लेते हैं। पैथोलॉजी वैसे पूछी नहीं है हमारे सिलेबस में, पर मैंने इसकी लिख ली थी। नंबर ए है टाइप ए डायबिटीज़ मेलाइटिस, T1DM लिख दी मैंने। इसमें मैकेनिज्म देख लेते, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल, जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, तो हमारी एंटीबॉडी टाइप जो है मान के चलो, वो एक तरीके से क्या करेंगी, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स पे हमला बोल देंगे, ठीक है ना। जब हमला बोल जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगी, मर जाएंगी, जिससे क्या है वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं करेंगे। इंसुलिन सीक्रेट नहीं करेंगे तो ब्लड में क्या है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी शुगर की या ग्लूकोज की। इन द रिजल्ट ऑफ क्या लिखो, लैंगरहैंस आइसोलेट है, रिजल्ट नहीं, आइसोलेट का मतलब है दीपिकाएँ, ठीक है। दीपिकाएँ बोलो तो आइसलैंड रहते होंगे शायद पानी में, वो भी दीप टाइप के रहते हैं, ऐसे इसी को समझ लियो तुम। आइसोलेट्स द दीपिकाएँ ऑफ लैंगरहैंस, ये शायद कोई साइंटिस्ट वगैरह होगा उसके नाम पर बनी हो, मेरे पक्की तो नहीं पता, लेकिन तो इसमें लिख रहा लैंगरहैंस की दीपिकाएँ में बीटा सेल्स रहती हैं, वो नष्ट होगी समझ लो बस। प्रोसेस कैसे शुरुआत होती है डायबिटीज़ की, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स एंड टी सेल्स एंड एंटीबॉडी। इसमें क्या
सेल्फ रिएक्टिव, खुद ही रिएक्टिव हो जाएंगे क्या, टी सेल्स और एंटीबॉडी। जैसे ब्रैकेट में लिख रहा हो IAAS को मैं लगाएगा GAD65, ये क्या है, ये टी सेल्स और एंटीबॉडी के नाम दिए शायद। आगे लिख रहा है डेस्ट्रॉय, ये नष्ट कर देंगे किसको, इंसुलिन प्रोडक्शन बीटा सेल्स। जो सेल्स बीटा सेल्स हैं जो प्रोडक्शन करते हैं किसका, इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, उनको क्या है, ये IAAS और GAD65, ये टी सेल्स और एंटीबॉडी, ये क्या है, इसको नष्ट कर देंगे किसको, बीटा सेल। आगे आ जाओ रिजल्ट में क्या है, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। फिर क्या है, जब ये नष्ट हो जाएंगे बीटा सेल्स तो एब्सोल्यूट इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी। अगर लिखो रिक्वायरिंग एक्सोजीनस इंसुलिन, फिर हमें क्या है, एक्सोजीनस इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सोजीनस का मतलब जो बाहरी रूप से डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन टाइप के लगाते हैं स्किन वगैरह में इंसुलिन को, वो लगाएंगे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर सर्वाइवल, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए फिर तुम्हें एक्सोजीनस इंसुलिन लेना पड़ेगा, क्योंकि बीटा सेल्स तो तुम्हारी नष्ट हो गई, बना ही नहीं रही। अब आगे हिस्टोपैथोलॉजी देख लेते हैं। क्या इंसुलाइटिस, आगे ब्रैकेट में लिखो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ आइसोलेट्स जो हैं उनका क्या है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा किसमें, लिम्फोसाइटिक में, ये कहनी चाह रही है, इसको बोलते हैं इंसुलाइटिस। आगे लिख रहा ब्रैकेट के बाद एंड इवेंचुअली एट्रोफिक आइसोलेट्स, जिससे क्या है, आइसोलेट्स जो है एट्रोफिक होती जाएंगे, मतलब धीरे धीरे सिकुड़ती जाएंगी। आगे बोला डिवॉइड है ये, डिवॉइड ऑफ बीटा सेल्स, जो बीटा सेल्स की क्या है, आइसोलेट की जो है कौन बीटा सेल्स हैं वो क्या है, उनमें एट्रोफिक होती जाएगी। एट्रोफिक का मतलब किसी चीज़ का धीरे धीरे सिकुड़ कर छोटा हो जाना। जैसे का किसी 45-50 साल के लेडीज़ के पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उनका यूट्रस सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, ठीक है ना, उसको मीनोपोजल पोस्ट मीनोपोजल एट्रोफिक कंडीशन बोलते हैं अल्ट्रासाउंड की भाषा में, या CT स्कैन की भाषा में बोलते हैं, ठीक। तो ये तो हो गए टाइप 1 के पैथोलॉजी। टाइप 2 में और देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप 2 में है, मतलब इसमें इंसुलिन तो होगा हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, पर क्या है, हमारी बॉडी उसको क्या यूज नहीं कर पाई। तो अब इसको देख लेते हैं। इसको डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं, नहीं, टाइप 2 भी डायबिटीज मेलाइटिस का ही है, ये भाई हमने गलत बता दी। देखते हैं यार, मुझे थोड़ी डाउट लग रहा है इसमें। देखो, एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस इन पेरिफेरल टिश्यू, इसमें क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंट का, इंसुलिन तो है लेकिन वो क्या रेसिस्टेंट हो गया, मतलब यूज में नहीं आ पा रहा। इन पेरिफेरल टिश्यू बाहरी टिश्यू में, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गई, एडिपोज टिश्यू हो गए, लीवर हो गई। स्केलेटल मसल बोले तो ऐसे बोलो जो हमारे हाथ पैरों की जो हड्डियाँ, इन पर जो मसल चिपकी पड़ी हैं, ये इन सब में। एडिपोज टिश्यू हमारे से पेट की खाल वगैरह, इनमें लीवर में, इनमें क्या है, ये इनके प्रति ये रेसिस्टेंट है, ठीक है, ये कहनी चाह रही इंसुलिन। एंड डिसफंक्शन बीटा सेल, और जो बीटा सेल्स जो क्या डिसफंक्शन हो जाएंगे, मतलब काम नहीं करेंगे। आगे मेटाबॉलिक चेंज क्या होंगे, एडिपोज टिश्यू डिसफंक्शन लीड्स, जो एडिपोज टिश्यू का डिसफंक्शन वो लीड्स करेगा टू इंक्रीज, बढ़ाने में किसको, फ्री फैटी एसिड्स को बढ़ाने में क्या करेगा, लीड्स करेगा। आगे ब्रैकेट लिखो FAS ब्रैकेट, एंड इन्फ्लामेशन करेगा किसमें, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स प्रॉम्प्टिंग रेसिस्टेंट। ये थोड़ी कंडीशन थोड़ी टफ आ गई, थोड़ी मुश्किल है समझनी। इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स प्रॉम्प्टिंग रेसिस्टेंट, इसको जो तुम समझ सको यार समझ लो। आगे है पैनक्रियाटिक डिसफंक्शन, इसमें क्या है, इनिशियली बीटा सेल्स कंपनसेट फॉर रेसिस्टेंट,
शुरुआत में तो क्या है, बीटा सेल कंपनसेट करेंगी फॉर रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस हुआ है उसके प्रति, बट इवेंचुअली फेल, पर क्या है आखिर में वो फेल हो ही जाएंगे, ये कहनी चाह रही। कब तक कंपनसेट कर सकती हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीने, अब ऐसे तो है ना ज़िंदगी भर कंपनसेट करेंगे। आगे लीडिंग टू रिड्यूस इंसुलिन सेक्रेशन, फिर क्या लीडिंग का मतलब बढ़त मिलेगी इसको, टू रिड्यूस को मतलब कम करने में, क्या इंसुलिन को, सेक्रेशन को कम करने में क्या फिर ये बढ़ती चली जाएगी। आगे है हाइपर ग्लूकेगोनेमिया, हाइपर ग्लूकागोनेमिया, पता नहीं यार बड़े लंबा चौड़ा शब्द है, हाइपर ग्लूकेगोनेमिया। इसमें क्या इंक्रीज एल्फा सेल, इसमें क्या है पैनक्रियाज की जो एल्फा सेल है वो क्या बढ़ जाएंगी, फंक्शन उनका क्या बढ़ जाएगा, लीड्स करेंगे वो। आगे है टू हायर ग्लूकागोन लेवल, जो तुम्हारी बॉडी में ग्लूकागोन का लेवल है वो क्या है बढ़ जाएगा। वर्सनिंग हाइपरग्लाइसेमिया, वर्सनिंग का मतलब बद से बदतर होना, किसका, हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्लाइकोसेमिया हो जाएगा, ये कहनी चाह रही होगी। आगे है हिस्टोपैथोलॉजी की, एमाइलोइड्स डिपोजिशन, ब्रैकेट में लिखो आइसोलेट एमाइलोइड पॉलीपेप्टाइड IAPA, ठीक, और ब्रैकेट बंद कर लो यहाँ पे। इन द आइसोलेट रिड्यूस बीटा सेल मास एंड फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द पेनक्रियाज, मतलब कि जो एमाइलोइड डिपोजिशन है इसमें आइसोलेट में, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आइसोलेट एमाइलोइड पॉलीपेप्टाइड इन द आइसोलेट, ये रिड्यूस कर देगा किसको, बीटा सेल्स के। कौन, अगर बीटा सेल में मास आ जाए, मतलब पेनक्रियाज में मास की कोई गांठ बन जाए कैंसर टाइप की, उससे क्या है, उससे ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस करेगा। और अगर पेनक्रियाज फैटी हो जाए तो ये काम करनी कम करेगी। और एक बात और बता तुम्हें, जैसे लीवर फैटी होता है तो सबसे पहले लीवर से पहले पेनक्रियाज फैटी होता है। फैटी का मतलब जैसे हमें रोज़ हमें 1 किलो खाने की जरूरत है, लेकिन हम खा रहे हैं 1.25 किलो, तो जो 250 ग्राम एक्स्ट्रा खाएंगे हम, तो कहाँ लगेगा, हमारे सब लीवर में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना, ग्लाइकोजन के रूप में। और जो हमारे पेट की खाल मोटी होती रहती है इसमें भी इकट्ठा होता रहेगा ग्लाइकोजन, लेकिन लीवर से और पेट की खाल से पहले सबसे पहले किसमें इकट्ठा होगा, पेनक्रियाज में। मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि इतने लीवर फैटी नहीं दिखाई देते जितने पेनक्रियाज फैटी दिखाई देते। वो किस लिए, क्योंकि लीवर से पहले फैट जो इकट्ठी होती है वो पेनक्रियाज में होती है, ठीक। अब आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर। अगर तो डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी तो बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, पॉलीयूरिया, सुसु करोगे बार बार, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पॉलीडिस्पिया, एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, पॉलीफैगिया, इंक्रीज हंगर, तुम्हारी भूख बढ़ जाएगी, वेट लॉस, वजन कम होगा। कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, क्लासिक ट्राइड द 3 PS, कुछ ऐसे लिखा। इसमें पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफैगिया। और देख लो, वेट चेंज हो जाएगा, तुम्हारा बढ़ भी सके घट भी सके, फटीक, थकान सी रहेगी, विजन चेंज, देखने में गड़बड़ हो सकती है, कम दिखाई दे सकता है, स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, टिंगलिंग और नंबरेंस इन हैंड, तुम्हारे हाथ पाँव सुन्नपन हो सकता है, एकदम झंझनाहट टाइप की हो सकती है, एंड फीट, और पैरों में भी हो सकती है। देखो ये लिखा, फुट एंड फीट। आगे लिख रहा स्किन चेंज, स्किन चेंज मतलब वही स्किन जो सूखी सी हो जाएगी, हो सकता है अपने आप स्किन जो सड़ने गलने लगे, गैंग्रीन टाइप की भी हो जाती है कभी कभी। तो अदर में है इरिटेबिलिटी हो जाएगी, और मूड चेंज, मूड ख़राब भी हो सकता है तुम्हारा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, जो सेक्स वगैरह करने का मन है वो तुम्हारा भी नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। T1DM
मतलब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षण अलग से दे रखे हैं इसमें। सीवियर वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाएगा रैपिडली, मतलब एकदम जल्दी से, 1 आध साल में बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाएगा। कीटोन्स इन द यूरिन, सूसू में क्या जाएंगे तुम्हारे कीटोन्स हो जाएंगे। एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थकान होगी। कीटोन्स का क्या चक्कर है, इस पर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तब तुम्हारी समझ में आ जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षण देखो तो मे बी एसिम्प्टोमेटिक 4 ईयर्स, कुछ सालों तक तो इसके लक्षण ही नहीं दिखाई देने के। T2DM मेटाबॉलिक कंसिक्वेंस देख लो इसके क्या होंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के। डिहाइड्रेशन, पूरी बॉडी का पानी वो बाहर निकल जाएगा सूसू पोटे की तरह। वेट लॉस, वजन कम हो जाएगा। डेस्पाइट ईटिंग, डेस्पाइट ईटिंग का मतलब तुम्हें शायद तुम्हें वही भूख ज़्यादा लगेगी, ये कहना चाह रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी तुम्हारी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब तुम्हारे जो ब्लड है शायद जो क्या होगा एसिडिक फॉर्म में पहुँच जाएगा, ठीक है ना, जबकि थोड़ा बेसिक हो तो 7.23 कुछ ऐसे रहता दिखे ब्लड। आगे स्पेशली इन टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस ज़्यादा रहती है, कहनी चाहिए। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या है, किडनी डिसीज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है, न्यूरोपैथी बोलते हैं इसको, ब्लाइंडनेस, रेटिनोपैथी बोलते हैं, अंधे वगैरह हो सकता है आदमी। कार्डियोवास्कुलर डिसीज मतलब हार्ट से रिलेटेड क्या बीमारी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या है भाई, मतलब अगर तुम्हें बीमारी हो गई है तो कौन कौन सी जांच तुम कराओगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI और जी लाइपेज एमाइलेज, सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज ये करवाओगे, और मतलब CBC करवाओगे, क्या क्या करवाओगे तो वो सब बतानी है। HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक, इसको ब्रैकेट में लिखा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c को ग्लाइकेटेड टेस्ट बोला। इसमें है 6.5%, ठीक है ना, ये पता होना भाई, मेरे को तो पता नहीं क्या है, मतलब इससे नीचे आनी चाहिए तुम्हारी HbA1c, ऐसे हो सकता है। नंबर 2 पे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, मतलब खाना खाने के बाद में तुम्हारे प्लाज्मा में ग्लूकोज कितनी होनी चाहिए, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आगे लिखो और 2 आवर, खाना खाने के 2 घंटे के अंदर कराई है तो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आनी चाहिए, किसमें, तुम्हारे प्लाज्मा में, क्या, ग्लूकोज। इससे ज़्यादा आ रही है तो समझ लो तुम्हें शुगर के चांस है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको OGTT बोलते हैं, ये कितना होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। आगे है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, मतलब उंगली में निडल प्रिक करके चेक करते हैं, कार्ड लगा के, उसको बोल रहा है रैंडम, मतलब कभी भी अगर तुम्हारी जांच हो जाए प्लाज्मा में ग्लूकोज की, वो कर सकते हैं। अगर ये 3 तो हो गए, 4 तो हो गए स्पेशली ग्लूकोज के टेस्ट, ठीक है ना। HbA1c, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। एडिशन में आ जाओ, एडिशन टेस्ट कौन, इसके अलावा और हम क्या कौन से टेस्ट करा सकते हैं ग्लूकोज शुगर जांच कराने के। C पेप्टाइड टेस्ट, C का मतलब कि यहाँ पे मेरे को नहीं मालूम, वैसे तुमसे झूठ बोलूँ, C पेप्टाइड टेस्ट करा सकते हैं। ऑटो एंटीबॉडी पैनल करा सकते हैं, यूज टू कन्फर्म टाइप 1 डायबिटीज। अगर टाइप 1 डायबिटीज को कंफर्म कराना चाहते हो तो इसको करा सकते हो, एंटीबॉडी पैनल, मतलब इसमें ये पता चलेगी जो कोई ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून सिस्टम तो नहीं बिगड़ गया तुम्हारा कभी, उसकी वजह से तुम्हें डायबिटीज तो नहीं हो गई, ठीक है ना। आगे है मैनेजमेंट। अब तुम्हें देखो गोला गोला जो है हेडिंग है, यहाँ पर जांच करा ली, यहाँ पे मैनेजमेंट मतलब बीमारी क्या है, इंतज़ाम कैसे करेंगे, ये क्लिनिकल फीचर थे, मतलब कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, ये पैथोलॉजी थी इसकी, और ये कारण थे, और यहाँ गोल गोल में लगानी है डेफिनेशन थी, ये हेडिंग है, ये चीज़ बतानी है हम, ठीक है। अभी अब हम मैनेजमेंट पर चल रहे हैं। मैनेजमेंट में देखो, मैनेजमेंट मतलब इसको हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, तो एक तो दवाइयों से और एक अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं मैनेजमेंट में एक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। एक तो क्या है, कॉम्बिनेशन बनाओ किसको, मतलब लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करो, मतलब खाना कम खाओ और घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, ये कहनी चाह रही है लाइफ।
ब्रैकेट में देखो लिखी हुई है डाइट, एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, ये तीनों काम करो। मतलब डाइट में अपने फैटी फूड कम खाओ, मीठी चीज़ कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वजन कम करो। आगे ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो अपनी जो तुम्हारे जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको क्या मॉनिटर करते रहो तुम। जो ग्लूकोज की आती है छोटी मशीन जिसमें कार्ड लगा के उंगली में प्रिक करके लगाते हो, वो तुम्हारे पास रहनी चाहिए। उसको तुम हर दूसरे तीसरे दिन खुद ही चेक करते रहो, ठीक। और आगे लिख रहा फार्माकोलॉजिकल एजेंट टू मेंटेन टारगेट लेवल। फार्माकोलॉजिकल एजेंट का मतलब दवाइयाँ टू मेंटेन कर सकती हैं टारगेट लेवल को, ठीक। एक तो ये होगी मैनेजमेंट। और दूसरी तरीके से और मैनेजमेंट देखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे भी लिखा, देखो दिखाऊँ तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में वही है डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, वेट लॉस और अपनी हैबिट चेंज करो। जो मैनेजमेंट है वो पीछे ये 3-4 लाइनें इनमें ख़त्म कर दिया, लेकिन ये दूसरे तरीके से है, ठीक। और बी में है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में T1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में किसकी रिक्वायर है, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन रिप्लेसमेंट। ज़िंदगी भर तुम्हें क्या है, इंसुलिन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब कि तुम्हारी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है तो साफ ज़ाहिर है तुम्हें इंसुलिन लेना पड़ेगा। इसका इंजेक्शन सबक्यूटेनियस में लगता है, मतलब स्किन के जस्ट नीचे इंजेक्ट कर देते हैं, फिर उसको बॉडी धीरे धीरे अपने हिसाब से खर्च करती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की देखें तो ट्रीटेड विद ओरल मेडिकेशन। इसको किससे ट्रीटेड करते हैं, ओरल मेडिकेशन, मतलब टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जो भी है इनसे करते हैं। जैसे ब्रैकेट में लिखो मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल यूरिया, SGLT2 इनहिबिटर्स और इंसुलिन इफ नीडेड, और इंसुलिन भी दे सकते हैं यदि ज़रूरत होगी तो। इंसुलिन टाइप्स, रैपिड एक्टिंग, बहुत जल्दी काम करता है। आगे लिख रहा है इंटरमीडिएट एक्टिंग, NPH, NPH क्या आया समझ में। एक तो होगा रैपिड एक्टिंग, मतलब जो बहुत जल्दी काम करेगा, ठीक है ना। ये इंसुलिन का टाइप है, मतलब डॉक्टर इंसुलिन का तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे सबक्यूटेनियस में, इस पेट की खाल वगैरह में, तो उसमें भी 3 टाइप के इंजेक्शन रहते हैं शायद। एक रैपिड जो तुरंत काम करेंगे, एक इंटरमीडिएट जो कुछ थोड़े ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कर आधे घंटा के लिए, तो ये करेगा 1-2 घंटा के लिए तक काम करेगा, मतलब 1-2 घंटा की जगह 1-2 दिन भी कर सकते हैं। दवाई के बारे में इसकी इतनी जानकारी है नहीं, हालांकि वैसे मैं फार्मासिस्ट हूँ पर मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो भी है नहीं। आगे है लॉन्ग एक्टिंग, यह है बेसल इंसुलिन, मतलब ये एक बार लगा दी तो हो सकता है 1-8 महीने ये इंजेक्शन काम करेगा इंसुलिन का, ऐसा भी हो सकता है। अब आ जाए सी मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन। अब मॉनिटरिंग का मतलब है तुम्हें शुगर है तो उसकी क्या तुम जांच करते रहो घर पे ही। उसके में तुम बताइए ग्लूकोमीटर ले लो और बहुत सारे कार्ड ले लो, उंगली में प्रिक करो, तुरंत चेक करते रहो हर दूसरे तीसरे दिन। तो वही बोले ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करो। टारगेट को लेवल फिक्स कर लो कि हमें इतने से ऊपर बढ़ने नहीं देनी है, ऐसा कह रही है, इसको करो। एजुकेशन का मतलब है तुम्हें शुगर के बारे में A to Z जानकारी होनी चाहिए, क्यों बढ़ती है, कैसे होती है, क्या इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये सब पता होगा तो तुम ध्यान रखोगे अपनी सेहत का, ठीक है ना। और दूसरी तरीके से देखें तो मैनेजमेंट की जगह ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं हेडिंग, ठीक है ना। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वही होगी। मेडिकेशन टाइप 2 में वही मेटफॉर्मिन, GLP-1 एगोनिस्ट का मतलब जो रिसेप्टर पर जाकर जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं एंटागोनिस्ट, एक होते हैं एगोनिस्ट, ये कभी डी फार्मा में पढ़ाऊँगा मैं, ठीक। अदर एजेंट जैसे कि SGLT2, इंसुलिन थेरेपी मैंडेटरी फॉर टाइप 1, जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है उसको तो क्या मैंडेटरी है ही है इंसुलिन। आगे लिख रहा हूँ मॉनिटरिंग भी करनी है। अभी मैंने शुगर के बारे में सब कुछ पढ़ा। जैसे ट्रीटमेंट हेडिंग है, ट्रीटमेंट की जगह तुम ट्रीटमेंट या करके मैनेजमेंट भी लिख सकते हो, या ट्रीटमेंट लिख दो चाहे मैनेजमेंट लिख दो, ठीक। लगभग एक ही बात है, कुछ खास वो नहीं है। और देख लो ये कितनी हेडिंग हो गई हमारी, ट्रीटमेंट हो गई या मैनेजमेंट। एक मान लो इसको इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन सी जांच होती हैं, क्लिनिकल फीचर्स, शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाएं, जैसे बुखार है, सूसू आनी है, भूख लगनी है, ये लक्षण हो गए। और ये क्या होगी, पैथोलॉजी होगी, मतलब बीमारी कैसे कैसे शरीर में बढ़ती है धीरे धीरे।
ठीक। और ये क्या होगा जी, इसके कारण हो गए, मतलब किस किस वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। ये होगी हमारी डेफिनेशन। अगर जो मतलब एग्जाम में आएगी तो इसी टाइप से हमें लिखनी। 4 नंबर में आएगी तो 2 पेज तो कम से कम भर ही देना। इसमें जितना मैंने बताया उससे थोड़ा कम कम करके लिखना, वरना तो कई पेज बढ़ जाएंगे। ये तो लॉन्ग लिखोगे तो उसके हिसाब से सही है जो मैंने बताई। अब वीडियो बंद करते हैं भाई। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें करो मेरे प्यारे भाइयों बहनों।